नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने मैग्सेसे से पुरस्कार लेने से किया इनकार। कहा, जिस काम के लिए दिया जा रहा है पुरस्कार उसमें मेरा अकेले नहीं था योगदान। टीएमसी विधायक सुबोध अधिकारी के ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा। चिटफंड घोटाले को लेकर की गई कार्रवाई। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर ईडी और सीबीआई की चल रही है छापेमारी। बढ़ सकती है भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या की मुश्किलें। अवमानना के मामले में सोमवार को सजा का ऐलान कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। माल्या पर बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर न चुकाने का है आरोप। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच मतदाता सूची पर उठे सवाल। चुनाव अधिकारी ने 5 सितंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक में मतदाता सूची के मसौदे पर होगी चर्चा। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है राहुल गांधी से। 2024 कई मायनों में काफी खास है। इस साल आम चुनाव हैं जो देश और कांग्रेस की किस्मत तय करेंगे। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने 2024 के लिए पीएम मोदी को खुली चुनौती दे डाली। तो क्या 2024 की जंग राहुल बनाम मोदी होगी? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी गुलाम नबी आजाद की, जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर मायूस हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे झारखंड में ऑपरेशन लोटस को फेल कर रहे हैं सीएम सोरेन। वहीं आपको बताएंगे कैसे उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की आड़ में हुआ खेला। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं अपनी आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के रामलीला मैदान से आज राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी को 2024 के लिए ललकारा है। राहुल की ललकार से बीजेपी में हड़कंप है। राहुल ने महंगाई, बेरोजगारी और देश में बढ़ती नफरत के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस कदर अच्छा प्रदर्शन किया कि बीजेपी को 99 के फेर में अटका दिया। राहुल गांधी की हिंदुत्व कार्ड खेलने से लेकर विकास को मुद्दा बनाने की रणनीति ने हाथ को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई और अब एक बार फिर वो कांग्रेस को ताकत देने के लिए तैयार हैं। इस बार उनका साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी देती नजर आएंगी। दरअसल पार्टी ने चुनाव को लेकर 3 महीने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गुजरात का दौरा करेंगे। पार्टी के एक नेता ने बताया कि 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिनों का विराम होगा। राहुल भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लेंगे। ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इसे 150 दिनों में पूरा किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में विराम के दौरान राहुल गांधी गुजरात आएंगे। वो हर जोन में जाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी भी गुजरात का लगातार दौरा करेंगी। 3 महीने के प्लान के तहत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान राहुल और प्रियंका गांधी के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 2 मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी दौरा होगा। राहुल और प्रियंका गांधी का फोकस राज्य में जिताऊ उम्मीदवारों को उतारने पर होगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची 15 सितंबर के आसपास जारी हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बार कांग्रेस नए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। साथ ही तजुर्बेदारों को भी एक बार फिर मौका देगी। पार्टी चाहती है कि वो संतुलन बैठाकर इस चुनावी जंग में उतरे। यही वजह है कि हर पहलू के बारे में सोचा जा रहा है। साथ ही अभी रणनीति भी तैयार की जा रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के वक्त पार्टी की ये मेहनत कितनी रंग लाती है। राहुल ने आज जंग का ऐलान कर दिया है। क्या इस जंग में राहुल को मिलेगा जनता का साथ? ये 2024 के चुनाव नतीजे बताएंगे। वैसे कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद नतीजे तो गुलाम नबी आजाद के सामने अभी से आने लगे हैं। आज आजाद ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां लोगों की कम भीड़ ने आजाद के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो क्या कांग्रेस का साथ छोड़कर पछता रहे हैं आजाद? एक तरफ कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने भी जम्मू में अपनी ताकत दिखाई। आजाद ने किसी कांग्रेस नेता का नाम लिए बिना कहा कि नई पार्टी बनाने में उन्हें बौखलाहट है, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके आजाद की ये पहली रैली थी। आजाद बोले, कांग्रेस हमने बनाई है, हमने खून पसीने से बनाई है। हमारे खिलाफ गलत अफवाहें फैलाने से नहीं बनी है। हमारे गरीबों, किसानों, नौजवानों, बहू बेटियों हमारी नस नस में हैं
वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहुंच केवल ट्वीट, SMS और कंप्यूटर तक है। वो डिबेट में खुश रहें, उन्हें वही नसीब हो। हम बुजुर्ग किसानों के साथ ठीक हैं, उन्हें उनकी बादशाहत मुबारक। गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद लगातार राहुल गांधी और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर समेत 4 नेताओं ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी और मनोहर लाल शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। खबरों के मुताबिक अब आजाद अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन जब आजाद सभा संबोधित कर रहे थे तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी, जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद पछता रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की स्थिति घाटी में काफी कमजोर है। इसलिए बीजेपी की शय पर ही गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिससे वो घाटी में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सके। खबरों के मुताबिक 64 नेता आजाद की नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत करने की चाल कहीं गुलाम नबी आजाद पर भारी न पड़ जाए। वैसे झारखंड में भी बीजेपी की चाल उस पर उल्टी पड़ गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 5 सितंबर को विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाया है। सोरेन के इस ऐलान के बाद राज्य में ऑपरेशन लोटस की हवा निकल गई है। दिल्ली और झारखंड की राजनीति में इस समय बहुत कुछ समानता दिख रही है। दोनों ही राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है और इस सरकार को बहुमत भी हासिल है, लेकिन फिर भी सरकार संकट में दिखाई दे रही है और उसका कारण है ऑपरेशन लोटस। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसे फेल करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें विश्वास मत हासिल किया। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 58 और विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। आपके 4 विधायक वोट नहीं दे पाए थे, 3 विदेश में थे और 1 जेल में। और अब विश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी झारखंड में ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। विधायकों को बीजेपी से बचाने के लिए पहले एक जगह जुटाया गया, फिर झारखंड में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, लेकिन जब परेशानी बढ़ी तो विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेज दिया गया। 5 सितंबर को विश्वास प्रस्ताव है, इसलिए विधायक फिर रांची लौट आए हैं। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के दौरान महागठबंधन के नेता बीजेपी को जमकर घेरने की प्लानिंग कर चुके हैं। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन को 52 विधायकों का समर्थन हासिल है। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने जो जाल उनके लिए बिछाया है वो उसी में फंस जाएगी। हमारी सरकार के पास जनता का समर्थन है और 5 साल तक जेएमएम की सरकार काम करेगी। वैसे विधानसभा में सरकार को बहुमत का तो कोई खतरा नहीं दिख रहा है। खतरा दिख रहा है तो वो राजभवन से दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि 5 सितंबर को ही राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिश पर फैसला ले सकते हैं और हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द कर सकते हैं, जिससे उनका सीएम पद भी चला जाएगा। झारखंड में जेएमएम की सरकार तो बनी रहेगी, लेकिन सोरेन सीएम रहेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सवालों में तो उत्तराखंड की सरकार भी है, जहां सरकारी नौकरियों में जमकर धांधली हुई है और ये धांधली की है सत्ता पर काबिज मंत्रियों ने, जिन्होंने ताकत का गलत इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियां दी हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी कर दी है। उत्तराखंड में विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक हो गई है। दावा किया जा रहा है कि नेताओं के रिश्तेदारों और उनके करीबियों को नौकरियां दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं दिख रहा है। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ यूकेएसएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और भ्रष्टाचार सामने आया है, दूसरी ओर विधानसभा में हुई भर्तियों में भी भारी भ्रष्टाचार और घोटाला सामने आया है, जिसमें नेताओं और रिश्तेदारों और संबंधियों को बड़ी संख्या में पद बांटे गए। लगातार हो रहे इन घोटालों ने हमारे योग्य और शिक्षित युवाओं को न सिर्फ निराश किया है, बल्कि उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। प्रियंका के बाद अब राज्य कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल किया, क्या राज्य का गठन इसलिए हुआ था कि प्रभावशाली लोग नौकरियों को बेचें या अपने रिश्तेदारों को बांट दें? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि इन नियुक्तियों में नैतिकता का कतई पालन नहीं किया गया है। संविधान के समानता के अधिकार को ताक पर रखकर तमाम लोगों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों की नौकरियां लगाई हैं। अब चाहे पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल हो या प्रेमचंद अग्रवाल या फिर कोई भी मंत्री संतरी, तत्काल अपने करीबियों से इस्तीफे दिलवाएं और स्वयं भी राजनीतिक जीवन से संन्यास लें। अब देखना होगा कि इस भ्रष्टाचार से बीजेपी खुद को कैसे बचाती है। इधर मणिपुर में जिस तरह से बीजेपी ने
जेडीयू के विधायकों को तोड़कर भगवा पट्टा पहनाया है, उसके बाद बीजेपी जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के निशाने पर आ गई है। लल्लन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सुशील मोदी को नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों ने बीते दिन बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। आज दिल्ली पहुंचे इन विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिन विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई उसमें जो किशन सिंह, नगरूर संगलूर सनाटे, मोहम्मद अजब उद्दीन, थंगमजाम अरुण कुमार और LM खोटे का नाम शामिल है। इस दल बदल को लेकर जेडीयू ने कहा है कि वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि ये कदम संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है। बीजेपी में शामिल हुए इन विधायकों का पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसे लेकर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि बीजेपी ने जेडीयू विधायकों को दल बदल कराने के लिए खरीद फरोख्त का खुला प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने कभी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिन जेडीयू विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया गया है वो सभी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर जीते थे। उन्होंने सुशील मोदी के उन आरोपों को झूठा करार दिया जिसमें जेडीयू पर बीजेपी को धोखा देने का आरोप लगाया था। जेडीयू अध्यक्ष ने ट्वीट किया, सुशील जी, लगता है आप कुछ ज्यादा ही व्याकुल हैं और व्याकुलता में गलत सलत बात भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 6 विधायकों को आपने 2020 में अलग किया, 2020 में बीजेपी में ज्वाइन कराया। आपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, तब क्या जेडीयू बीजेपी से अलग था? नीतीश कुमार ने 9 अगस्त को त्यागपत्र दिया, 10 अगस्त को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ और 10 अगस्त को ही मणिपुर के 6 विधायक पटना आए। वो मुख्यमंत्री जी के साथ घंटों रहे, सभी ने एकजुटता दिखाई। वो 11 अगस्त को भी रहे, पटना का म्यूजियम देखा, हम लोगों का लगातार संपर्क था। वो बैठक में भी आने वाले थे, लेकिन इस बीच आप लोगों ने धन बल का प्रयोग किया। इसमें आप लोग माहिर हैं, करते रहते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में यही काम किया। दिल्ली में तिकड़म चाल चल रहे थे, झारखंड में भी कर रहे हैं। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जल्दी से आपको कुछ मिल जाए। लल्लन सिंह ने कहा कि हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी ने अपार धन का प्रयोग किया है। बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ सकती है, लेकिन वो हमारा मतदाता नहीं तोड़ सकती। बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी लगातार जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन जेडीयू भी 2024 में हिसाब चुकता करने की बात कर रही है। इधर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। उद्धव सरकार के वक्त 12 एमएलसी नामों को रद्द कर दिया गया है। राज्यपाल ने ये नाम सीएम शिंदे के खत मिलने के बाद रद्द किए हैं, जिसके बाद राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच की जंग अब और तेज हो गई है। अब सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को खत लिखा है, जिसमें उद्धव सरकार के दिए गए 12 एमएलसी नामों को वापस लेने की मांग की है। एकनाथ शिंदे जल्द ही अब नई एमएलसी नामों की लिस्ट राज्यपाल को सौंपने वाले हैं। उद्धव सरकार ने 12 नामों की लिस्ट दी थी, जिन्हें राज्यपाल कोटे के तहत महाराष्ट्र विधान परिषद में नामित किया जाना था। हालांकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 2 साल से अधिक समय पहले मिली इस सूची पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से जो लिस्ट दी गई थी उसमें शिवसेना की तरफ से अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, विजय कंजरकर, नितिन बानुगड़े पाटिल और चंद्रकांत रघुवंशी, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकनाथ खड़से, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे और गायक आनंद शिंदे और कांग्रेस के रजनी ताई पाटिल, सचिन सावंत, अनिरुद्ध वंकर, मुजफ्फर हुसैन के नाम शामिल थे। महाराष्ट्र में हुए सत्ता बदलाव के बाद से ही विधान परिषद सदस्य के लिए नियुक्त किए जाने वाले 12 नामों पर नए सिरे से विचार करने की चर्चा हो रही थी। उद्धव ठाकरे की भेजी गई सूची में स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन के नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि उनका नाम सूची से हटा दिया जाए। कांग्रेस की रजनी ताई पाटिल राज्यसभा में गई हैं। एकनाथ खड़से एमएलसी चुनाव में जीते थे। इसके अलावा शिवसेना सूची से चंद्रकांत रघुवंशी अब एकनाथ शिंदे गुट में हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जो अब नई सूची भेजी जाएगी उसमें बीजेपी शिंदे गुट के बीच बंटवारा होगा। बीजेपी को 9 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि शिंदे समूह को 3 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि खबर है कि शिंदे गुट ने 4 सीटों की मांग की है। बीजेपी में दावेदारों की लंबी लिस्ट है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से किसे विधान परिषद जाने का मौका मिलता है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की गिरती अर्थव्यवस्था की। देश में व्यापार निर्यात और आयात पर टिका होता है। जैसे जैसे निर्यात रफ्तार पकड़ता है वैसे वैसे व्यापार भी बढ़ने लगता है, लेकिन मोदी सरकार के राज में इस रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। केंद्र ने रिपोर्ट जारी की है जो देश को मायूस करने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि व्यापार को इस वक्त जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी भरपाई फिलहाल संभव नहीं है।
मोदी सरकार कल तक देश को बता रही थी कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। ब्रिटेन को पछाड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब हो गया है। लेकिन आज जैसे ही निर्यात के आंकड़े सामने आए, वैसे ही सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आंकड़ों ने बता दिया कि व्यापार के क्षेत्र में देश किस कदर पिछड़ गया है। निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त के महीने में एक्सपोर्ट 1.15% से घटकर 33 अरब डॉलर का हो गया है। साथ ही व्यापार घाटा दुगने से भी अधिक बढ़कर 28.68 अरब डॉलर हो गया है। वहीं वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने अगस्त के महीने में निर्यात के आंकड़ों में आई गिरावट की वजह बताते हुए कहा कि महंगाई पर काबू पाने और देश में कुछ प्रोडक्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमने गेहूं, आयरन जैसे कुछ उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही कुछ प्रोडक्ट्स पर निर्यात शुल्क भी लगाया है। इस वजह से अगस्त के महीने में निर्यात के आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि नई विदेश व्यापार नीति 30 सितंबर को जारी की जाएगी, जहां एक तरफ देश में निर्यात घटता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आयात के आंकड़ों में इजाफा देखा गया। अगस्त में तेल आयात 86.44% से बढ़कर 17.6 अरब डॉलर का हो गया। ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि देश में मोदी सरकार के राज में व्यापार की रफ्तार थम गई है, जिसका हर्जाना आम जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आयात बढ़ता रहेगा तब तक महंगाई में इजाफा होता रहेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।